वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 3 में बात करने वाले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एवरी रेट क्या होती है, और इसके अलावा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, और लास्ट में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन की रेट आप कैसे लिखते हैं। तो काफी कुछ है इस वीडियो में, मैं लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आगे डिफरेंट इक्वेशंस के लिए कैसे लिखते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप करके वीडियो देखिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज the change in molar concentration of the reactant or product per unit time is known as rate of reaction। क्या बोला? It is defined as the change in concentration of the reactant and product with respect to time, it is called yes rate of reaction। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हमने रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट, कि हमने रिएक्शन कंसीडर किया, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट्स। तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि यहां पर हमारे पास कि एट टाइम t1 अगर हम लोग लेके चले एट टाइम t1, अगर यहां पर टाइम t1 हमारे पास है तो रिएक्टेंट कितना होगा, रिएक्टेंट होगा यहां पर R1 एंड प्रोडक्ट होगा यहां पर P1। ठीक है, एट टाइम t2 अगर आप टाइम t2 पे निकालेंगे तो यहां रिएक्टेंट कितना हो जाएगा R2, ये सेम रहेगा, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P2। अगर आप लोग चेंज निकालें, देखिए अगर डेल्टा t निकालेंगे, चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या निकल के आएगा, कंसंट्रेशन जो निकल के आएगा वो R2 माइनस R1। देखिए दो स्टेट की जो कंसंट्रेशन है दोनों का आप लोग चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ R2 और कंसंट्रेशन ऑफ R1। इसको दोबारा से लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको विजिबल रहे। कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1। सिमिलरली कैसे लिखेंगे, डेल्टा P कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1। तो देखिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट P है, और जिसमें आपने टाइम T1 और T2 पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लेट किया है। अब आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे आप निकालते हैं, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देखिए ध्यान से देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, अपीयरेंस। देखिए डिसअपीयरेंस का मतलब होता है हमेशा रिएक्टेंट घटता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं आपको कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है हमेशा घटती है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। कितना टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, अब कोई भी कंसंट्रेशन अगर घटती है तो यहाँ माइनस साइन दिखाते हैं, और कोई भी कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो यहाँ पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। ये दो बातें आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। हम लोग उसको इस तरह से लिखने वाले हैं, डेल्टा टी और डेल्टा R ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम यानी टाइम टेकन, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। देन हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ appearance of
वाले हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द concentration of product upon time taken, ठीक है। अब प्रोडक्ट चूंकि रिएक्शन के दौरान हमेशा बढ़ता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इज इक्वल टू प्लस लगाने वाले हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कभी भी घटेगी तो माइनस साइन से डिनोट करते हैं रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है तो पॉजिटिव साइन से, मतलब अपीयरेंस बोलते हैं, या इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फाइनली जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देखिए फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन जो होने वाला है वो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। हमेशा जितना रिएक्टेंट घटता है और जितना रिएक्टेंट बढ़ता है, हमेशा दोनों का चेंज बराबर होता है, तो ये डिक्रीज और ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना रिएक्टेंट घटता है रिएक्शन के दौरान, उतना ही प्रोडक्ट बढ़ता है, ध्यान देना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन की रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और देन बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए और एक चीज और सीख लेते हैं उससे पहले कि आखिर इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट क्या होगी जरा देखिए। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन टाइम, ठीक है। ये इसकी यूनिट बन जाएगी। अगर कोई भी रिएक्शन मोल पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, सॉल्यूशन है, तो उसको हम लेके चल सकते हैं मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, यानी कि आप बोल सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर मिनट या पर आवर। यानी कि इसकी यूनिट को हम कई बार चेंज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर आवर। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन की जो रिएक्टेड प्रोडक्ट गैसेस में है, तो मोल पर लीटर की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लगा सकते हैं एटमॉस्फेयर। हमें क्या लगाना है, अगर ये सब गैसेस फेज में होते हैं तो क्या लगाना होगा, एटीएम अपॉन टाइम, यानी कि एटमॉस्फेयर पर यूनिट टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा, एटीएम पर मिनट, एटीएम पर आवर या एटीएम पर सेकंड। इस तरह से हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यूनिट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलने वाला हूं, यहां पे बताने वाला हूं आप लोगों को एवरेज रेट। देखिए एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो टाइम इंटरवल के बीच का अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे उसको एवरेज, ठीक है। तो एवरेज में आप लोग जो बताने वाले हैं वो दो पॉइंट्स के बीच की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में आप लोग बताने वाले हैं। तो यहां पर एवरेज रेट की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहां पे बात करने वाले हैं एवरेज रेट की। देखिए इसको आर ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आर ए बी। देखिए इट इज इक्वल टू द एवरेज चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान देना, इट इज इक्वल टू द एवरेज चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन टाइम इंटरवल। मतलब आप लोग के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन चेंज होती है एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा एवरेज रेट क्या होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आर ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एवरेज रेट को चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, या हम लोग देख सकते हैं चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल।
यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज, टाइम इंटरवल, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है, यानी कि चेंज ऑफ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन में चेंज आया दो टाइम इंटरवल के बीच में, दो मतलब टाइम इंटरवल मतलब दो गैप के बीच में, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आप लोग निकाल सकते हैं एवरेज रेट निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन की दो टाइम के बीच में, यानी कि एक इंटरवल के बीच में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देन अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट आप इसको बोलते हो आर इंस्टेंट, RINS इंस्टेंटेनियस, इस तरह से लिखते हैं इसको आर इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आई एम रिपीटिंग, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एट ए डेफिनिट इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर समय पर आपको एक इंस्टेंट टाइम दिया जाएगा, उस समय पर कितनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एवरेज कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन में अगर चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर चेंज आता है कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, then it is called instantaneous rate. I am repeating again, it is defined as the change in the molar concentration of the reactant and product at a particular instant of time. It is called instantaneous rate. तो देखिए instantaneous rate कैसे निकालते हैं, माइनस डी ओवर आर ओवर dt। देखिए माइनस डेरिवेटिव ऑफ रिएक्टेंट ओवर dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स को, और यहां पर हम लोग लेके चलते हैं पॉजिटिव dp ओवर dt। देखिए दोनों में अंतर क्या है, डेल्टा जो रिप्रेजेंट करता है वो एक बड़े चेंज के लिए मतलब लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज, कि लार्ज चेंज क्या हुआ वो डेल्टा रिप्रेजेंट कर देता है, और डी जो रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज। ध्यान देना, वेरी स्मॉल चेंज। तो दो टाइम के बीच में, एक इंटरवल के बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी आएगी, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर जो डी रिप्रेजेंट करता है बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब dr ओवर dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, बट यहां बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंस्टेंटेनियस भी समझ में आ गया होगा। अब इंस्टेंटेनियस के बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास इसको मोर एक्सप्लेन करना है ताकि हम आप लोगों को और अच्छे से इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सिखा सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बाद दो रिएक्शन का एग्जांपल बताएंगे 2 से 3, जिससे आपको कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना आ जाएगा, क्योंकि इतने ही जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है ये जानकारी सफिशिएंट नहीं है किसी भी एक रिएक्शन की रेट को प्रॉपर तरीके से लिखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक लेके चलता हूं रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग, जिसमें टॉपिक्स वाइज लेके चलूंगा। rate of reaction having same stoichiometric coefficient, coefficients। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन having same, यहाँ having वाला लगा लेते हैं, having same stoichiometric coefficients of the reactant and product, of the reactant and product। देखिए हम बात करने वाले हैं इन सब के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो कैसे आखिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे PCl5 जो कॉमन एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा भी, PCl3 देता है आपको और Cl2 देता है।
ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए PCl3 और Cl2 बनता है। तो देखिए इसमें टॉपिक क्या है कि जो एक केमिकल रिएक्शन है इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ वैल्यू जो होती है वो सबकी सेम होनी चाहिए, यानी कि इनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इनके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है अगर वो सेम होती है यानी कि यूनिटी होती है तो उसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसमें डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन क्या आएगी, पूरा हम लोग लिखेंगे डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन। देखिए हम यहां पे लिखने वाले हैं डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 की जो कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टाइम इंटरवल जो हम लेके चलेंगे वो हम लिख लेते हैं टाइम इंटरवल जो लेके चल रहे हैं, इंटरवल जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे डेल्टा टी, ध्यान देना, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। देखिए मैंने डिसअपीयरेंस की बात की है, अपीयरेंस की बात की, दोनों चीजें सेम होती है। इंक्रीज क्या हुआ, तो ये तो देखो डिक्रीज हुआ तो ये नेगेटिव दिखा सकते हैं, ये बढ़ रहा है तो इसे पॉजिटिव दिखा सकते हैं, डेल्टा PCl3 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और इंक्रीज इन ये सब मैं सेम कर देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या होगा, पॉजिटिव डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। ओके, तो ये हो गया अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देन अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों को लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बताया था डेफिनेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस आप लोग अप्लाई कर देना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन चेंज इन टाइम। आगे होगा लिखना। देन ऐसे क्या लिखते हैं हम लोग आगे, देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, और आगे लिखने वाले हैं पॉजिटिव डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कैसे लिखते हैं अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, इस बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो थी कहानी जिसमें सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि सर डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनका क्या, यही तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आप लोग लिख सकते हैं, अब डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए आप लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं तो उस बारे में आपको बताएंगे। सपोज हम आपको इसमें एक चीज बता दें कि अगर ये जनरलाइज दिया हो, जनरलाइज मतलब ABC में दिया हो तो कैसे कर लेते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं लेट फॉर अ जनरल इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन के लिए बात करते हैं, फॉर ए GENERAL जनरल इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। एक जनरल इक्वेशन हम लोग सपोज कंसीडर करते हैं कि A प्लस B आर द रिएक्टेंट, इट गिव्स द प्रोडक्ट C प्लस D। आई होप इज इट क्लियर। अब इसके लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस नहीं दिखा रहा हूं, तो यहां पे आपको डायरेक्टली लिख के दिखा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप लोग जरा ध्यान से देखिए यहां पर, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस, चूंकि ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो क्या दिखाएंगे आप लोग, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। समझ गए होंगे आप लोग। मैं ये रामायण नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और क्योंकि आप समझ चुके हैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ऐसा। ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम, ठीक है, D, और आखिरी रहेगा डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखना समझ में आ गया होगा।
कि अगर कोई एक जनरल इक्वेशन है जिसमें दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट होते हैं तो उसे कैसे लिखा जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग डिफरेंट। अब मैं यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूं वो क्या है, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर लेता हूं और आराम से लिख देता हूं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग डिफरेंट, क्या बात करूंगा, डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आपके पास डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो आप उस केस में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम इसमें सारी चीज सेम रहेंगी, मैं सिर्फ कुछ चीजें इरेज करके यहीं पर चीजों को मेंटेन कर दूंगा। देखिए एक इक्वेशन हम लोग लेके चलते हैं इसके लिए, 2 मोल्स ऑफ N2O5, ठीक है, ये गैस में है, और आप लोगों को जो मिलने वाला है 4 मोल्स ऑफ NO2, ये भी गैस मिलेगा, और ये मिलेगा O2, ये भी गैस मिलेगा। तो एक रिएक्शन मैंने कंसीडर किया जिसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2, 4 और 1, ये सब डिफरेंट है। इस केस में आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप कैसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, N2O5 का, मैंने यहां पे कर दिया। N2O5 का क्या होगा, ये चूंकि रिएक्टेंट है तो घटेगा, मैं यहां पे सिर्फ इसमें N2O5 चेंज कर दूंगा ताकि आपका टाइम बचेगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। हाँ भाई, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन किसकी, NO2 की, क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। देखिए NO2, यहां पे क्या होगा, Cl2 की जगह O2 आ जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे O2 आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंक्रीज या अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये आप लोगों को समझाना है। देखिए यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है तो क्या आने वाला है, N2O5। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिए, केवल चेंज नहीं कर रहा हूं इसलिए टाइम वेस्ट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, NO2, और यहाँ पे क्या किया हमने, चेंज किया O2, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है आप लोगों को कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे होते हैं उनको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहां पर क्या है आपके पास कि N2O5 जो है उसके लिए आपके साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया 2, तो यहां क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो ये जो माइनस से आगे क्या करेंगे आप 1/2, और ये माइनस तो आपका बना रहेगा। देखिए क्या आ जाएगा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल करके 1/2। अब क्या है, ये NO2, तो क्या करने वाले हैं, देखिए 1/4, वो भी माइनस का रहेगा साइन में कोई, और यह O2 के साथ 1 लगा हुआ तो यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट होते हैं तो उनको रेसिप्रोकल करके उनके टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उनकी मतलब उसकी ये अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब जनरल इक्वेशन में भी अगर हम एक चेंज कर लें, a या स्मॉल b लगाते हैं, या स्मॉल c लगाते हैं, और यहाँ स्मॉल d लगाते हैं, तो देखिए आप लोग इनके साथ भी मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा दिए, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। अब क्या होने वाला, देखिए थोड़ा सा रेज करूंगा, 1/स्मॉल a माइनस लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, माइनस लगा रहेगा 1/स्मॉल b, ओके, या क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इक्वल टू को हम पीछे खिसकाएंगे, पॉजिटिव रहेगा 1/स्मॉल c, ये पॉजिटिव, और यहां पर भी हम थोड़ा सा सेटअप कर देंगे 1/स्मॉल d, और वो भी पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लोगों को अगर लिखना है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान देना होगा। फाइनली बता दूं आप लोगों को कि अगर डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उनमें आप लोगों को इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात, मैंने आपको एक एग्जांपल और एक जनरल इक्वेशन से मैंने आप लोगों को समझा रखी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, और प्लीज शेयर कर दीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लाइक शेयर से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, और डे बाय डे आप लोगों को बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है। तो आप लोग अपने फर्ज को प्लीज
रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाइए। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में मदद करिए। और जो लोग प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दिया हुआ उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्दी से मिल सके। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।